नमस्कार। खबरों की पीछे की खबर प्रोग्राम तबसरा में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज बहुत बड़ी जो खबर है जम्मू की वो ये है कि गुपकार के नेतृत्व में जम्मू में ऑल पार्टी मीटिंग हुई है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में निर्माण जो है सैदा हुआ है और जम्मू यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर चंद्रशेखर को लेकर सवाल अभी उठे रहे हैं। कब उनकी मौत से पर्दा उठेगा जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सुबह से जिस बात का इंतजार था कि जम्मू में गुपकार के नेतृत्व में खासकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो इसका कर रहे हैं, उनके घर के अंदर उसके रेजिडेंस में जम्मू की ऑल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे सोशल पार्टीज हैं, उनकी मीटिंग बुलाई गई है। इससे पहले कश्मीर में भी बुलाई थी, यहाँ से जम्मू से एक आध पार्टी गई थी, जैसे हम कह सकते हैं जैसे वो शिवसेना बाल ठाकरे गई थी। लेकिन आज जम्मू में जो उन्होंने बुलाई है उसमें से जम्मू में भारतीय जनता पार्टी एकजुट को छोड़कर बाकी तकरीबन सभी पार्टीज जो है वहाँ गई हुई थी, जिसमें स्वाभिमान संगठन के चौधरी लाल सिंह भी थे, ठोकर गुलचैन सिंह चाड़क वो भी थे और उसके साथ साथ कांग्रेस के पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, मतलब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जहाँ भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन मेन है वो सभी वहाँ पे गए हुए थे। सुनील डिम्पल भी थे, उन वहाँ बैठे हुए थे उनके साथ। और उस मीटिंग में मुद्दा वही था जो कश्मीर के अंदर था। लेकिन एक बात सतीश जी जो समझने वाली है वो ये है कि इसी मुद्दे पे कश्मीर के अंदर बैठक बुलाई उन्होंने, फैसला हो चुका कि हम इसके बारे में देखेंगे कि जो बाहर के हैं उनके वोट कैसे बनते हैं या क्या, उसके बारे में चिंता बताई। जम्मू में मीटिंग रखने का क्या मकसद था? जम्मू में मीटिंग रखने का मकसद यही था कि वह जम्मू को इसमें इन्वॉल्व करना चाहते थे। ये एक बहुत बड़ी सियासी गेम है सतीश जी, क्योंकि कश्मीर के अंदर सिर्फ एक मुनीश साहनी जो था वो यहाँ से गया था, बाकी कोई नहीं गया था। हालांकि आम आदमी पार्टी को भी नहीं होता था, लेकिन आम आदमी पार्टी का अभी तक ऑफिस बेरर जो है बने नहीं है। शायद वो डिसाइड नहीं कर पाए कि हमें किसी को भेजना है किसको नहीं भेजना, इसकी वजह से वो नहीं गए। तो एकजुट पार्टी ने तो स्पष्ट वो उनका है, उन तो पहले ही कहा था कि हम इनके साथ नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी तो आपको पता ही है वो तो अपने आधार पर चल रही है। अब यही देखना है कि क्या ये जम्मू के लोगों को इस प्रलोभन में फंसा रही है या कोई नई सियासत कर रही है? देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक अरसे से देख रहे थे कि प्रदेश के अंदर ख़ास तौर से जब तक चुनाव की सुगबुगाहट शुरू नहीं हुई तो सियासी हलचलें एकदम बंद सी पड़ी थी। कश्मीर की बात करें कि कश्मीर के अंदर पीडीपी मोटे तौर पर बात करें और नेशनल कॉन्फ्रेंस, हालांकि फिर उस कॉन्फ्रेंस में सज्जाद लोन की, जम्मू की अपनी पार्टी भी, अल्ताफ बुखारी की, और भी छोटे मोटे दल हैं, माकपा के एम.वाई. तारिगामी भी हैं। लेकिन मोटे तौर पर हम देखें कि 5 अगस्त 2019 के बाद से जो उसकी स्थापना है गुपकार अलायंस की, मकसद था 370 क्यों तोड़ी गई, ये संविधान पर हमला हुआ है। जबकि उसके ठीक पलट जम्मू में ये तोड़े जाने की खुशियां मनाई गई थी। ढोल नगाड़े बजे थे, डोगरा पार्टी पगड़ी डाल के लोगों ने भंगड़े डाले थे और उसमें हम समझते हैं ऐसे भी लोग शामिल थे जो आज जम्मू की गुपकार अलायंस बैठक में मौजूद रहे। बिल्कुल, जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं, ऐसी आशंका बहुत से लोग लगा रहे हैं कि क्या कश्मीरी नेतृत्व जम्मू को दिखाकर कुछ और करेगा कुछ, ये उनको कहीं अपने ट्रैप में सुन ले रहे। और सबसे बड़ी बात एक और है कि जो लाल सिंह महबूबा मुफ्ती के खिलाफ गरजते रहे रसाना कांड को लेकर, बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी हल्ला मचा, उनको मंत्रिमंडल तक बाहर निकालना पड़ा। वो लाल सिंह भी आज महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मौजूदगी में वहाँ मौजूद थे। सवाल तो खड़े होंगे। शिवसेना बाल ठाकरे ले लीजिए, उसका स्टैंड हमेशा से प्रो जम्मू रहा है, हिंदुत्व की बात करते हैं। लेकिन वैली में जो पहली मीटिंग हुई उसमें मोनीश साहनी गए। ऐसे कई लोग हैं, गुट हैं
जो हमेशा लाउड स्पीकरों पर सड़कों पे चिल्लाते रहे कि जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, पूर्ववर्ती सरकारें जो कश्मीरी नेतृत्व की सरकारें रहीं, लेकिन आज सबके फोटो एक साथ दिखाई दिए, विजुअल दिखाई दिए। ये सवाल आने वाले समय में लाजमी खड़े होंगे कि भाई साहब, अगर आपको लड़ाई लड़नी थी, यही लड़ाई लड़नी थी गैर राज्य के लोगों के खिलाफ, तो क्या सक्षम नहीं थे? आपको गुपकार की बैसाखी साथ लेके वही मेरा प्रश्न है कि जब उन्होंने कश्मीर के अंदर एक तरफ जम्मू के जितनी भी पार्टीज हैं गुपकार के विरुद्ध है, गुपकार के साथ नहीं, बिल्कुल, और यहाँ वो गुपकार के अंडर, बिल्कुल, ठीक है, हम मानते हैं, हम जम्मू के इन नेताओं की बात मान लेते हैं कि बाहरी राज्यों से 25 लाख का आंकड़ा आ रहा है, वो सचमुच एक खतरनाक सिचुएशन है। 25 लाख कैसे है, वो कैसे नहीं, उस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके थे, फिर भी हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या जम्मू का जो यहाँ की जो नेतृत्व है वो इस पर सक्षम नहीं है कि वो खुद अपनी लड़ाई लड़ेगा? क्यों उसको इनके यहाँ पे जिनके विरुद्ध हमेशा बात करते हैं उन्हीं के साथ जाना पड़ा? वही अब देखिए ना, लाल सिंह हमेशा से ये कहते रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि जम्मू एक अलग स्टेट बने। ठीक है, बने, अगर आपकी इच्छा है, लेकिन आप बैठे किनके साथ हैं आज? उन लोगों के साथ जिन पर आप ही की तरफ से और बीजेपी की तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से आरोप लगते रहे कि जम्मू के साथ ये लोग भेदभाव करते रहे, नौकरियों में भी, योजनाओं, परियोजनाओं और फंडिंग में भी। तो आज ये फोटो सेशन कैसे हो गया? ये सवाल उठेंगे, लाजमी तौर पर उठेंगे। आपको लड़ाई लड़नी है, अपने दमखम से लड़िए, चाहे वो शिवसेना बाल ठाकरे है या सुनील डिम्पल है या चोईलाल सिंह है या दूसरे लोग हैं, जम्मू आधारित बात कर रहे हैं। या तो ये कि आपने सरेंडर कर दिया गुपकार के आगे कि भाई आप जो चाहिए करिए, हम आपके साथ हैं। और दूसरी बात यह है कि जो बताया गया हमें कि वो इसको जो गैर राज्य के लोग हैं जिनका वोट बनाए जाने की बात है, हो सकता है इसका कानूनी रास्ता भी देखें। नहीं, वो जैसे मीटिंग में फैसला हुआ, वो एक अलग बात, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी उसके लिए, वो एक अलग विषय है, वो विषय अलग है। लेकिन पहला सवाल ये उठता है कि आप कल तक क्या चिल्लाते रहे, जम्मू के लोगों को क्या कहते रहे, और हम इसमें कसूरवार बीजेपी भी है, प्रदेश बीजेपी। क्या प्रदेश बीजेपी इतनी कमजोर हो गई है कि जम्मू के कमोबेश तमाम राजनीतिक दल, प्रमुख संगठन उस बैठक में मौजूद हो गए? उन्हें क्यों नहीं कन्विंस कर पाए कि जो हम यहाँ पे 25 लाख वोटर बाहर से नहीं आ रहे हैं? फिर आज जैसे रविंद्र गुप्ता ने कहा कि जो 15 साल से जाए उनका डोमिसाइल बनेगा, और जो मतलब उसका इशारा यही था, उन्हीं को वोटिंग राइट मिलेगा। तो आप इसको क्लैरिफाई करिए ना, क्यों नहीं क्लैरिफाई कर रहे? इस बात को क्यों नहीं, आप क्यों नहीं ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते? आप बिल्कुल आप उनको बुलाइए, भाई हाँ ये रियासत की पोजीशन है, जम्मू के हालात है, हम जम्मू के लिए अच्छा कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश करें, इससे पहले कि कश्मीर से आके इनको समझाएं जम्मू वालों को। बिल्कुल, ये बड़ी अजीब सी बात है, उल्टी गंगा बह रही है। ये तो अजीब सा फोटो दिखाई देता है कि आप कौन कौन लोग उसमें भागीदारी कर रहे हैं जम्मू से। और मतलब हैरत इस बात की होती है। अच्छा, एक विषय हो गया। दूसरा, आप जिस तरह से शोर मचा रहे हैं, हमने पहले भी पी न्यूज़ लाइन पे कई बार जिक्र किया है कि आप उनके लिए चुनौतियां नहीं खड़ी करेंगे जो गैर राज्यों में जाकर लखनपुर पार, पंजाब हो, हरियाणा हो, चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, नोएडा हो, गुड़गांव हो, बेंगलोर हो, IT सिटी, बिल्कुल बिल्कुल, मुंबई, पूना, सब जगह जो हमारे यहाँ के लोग रह रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने शिफ्ट होकर वहाँ मकान भी बना लिए हैं, कारोबार कर रहे हैं। अब उनके लिए चुनौतियां नहीं खड़ी करेंगे इस तरह की बोली बोल के? यहाँ से तो रहने वाले, इंडिया के रहने वाले इंग्लैंड से प्राइम मिनिस्टर का चुनाव लड़ रहे हैं। फिर और इनकी सोच देखिए ना, इनको ठीक है, हम कहते हैं कि आप जिस तरह कह रहे हैं फ्लड गेट नहीं खुलना चाहिए, उस चीज के हम भी आपके पक्षधर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात हम ये कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर कम से कम 5 साल, 10 साल, 15 म्याद तय कीजिए ना, कि जो यहाँ इतने साल रहा उसको वोटर का अधिकार है। जब आप आज जाते हैं, 10 दिन बाद दिल्ली का जब वोटर बन जाते हैं, किसी स्टेट का वोटर बन जाते हैं। अब जब ये यूटी है, देखिए हृदय कुमार सिंह ने साफ तौर पे कहा, यह अलग बात है कि कश्मीरी नेतृत्व जो है वो उसको अपने तरीके से मैनिपुलेट करके बातें कर रहा है। मुझे सीजी, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि कश्मीर बेस्ड जो पार्टीज हैं उन्हें
जम्मू से ज्यादा खतरा नजर आ रहा है इस बात के लिए। बिल्कुल। इसलिए वो जम्मू को अपने साथ लगाना चाहते हैं ताकि जम्मू से भी ये आवाज उठे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि लेकिन इसमें जो भूमिका बीजेपी की सत्तारूढ़ दल जी। है, उसकी भूमिका हमें बड़ी उदासीन लगती है। वो इधर उधर की तमाम बातें करेंगे, राहुल गांधी की टी शर्ट समझ आएगी, लेकिन जो सबसे अति संवेदनशील हमारा राज्य है जम्मू कश्मीर, जिस विषय को उठाया जा रहा है, ये पूरे देश में आग लगने वाली बात है। और रविंद्र रैना कह रहे हैं ऐसे, मतलब समझाने की कोशिश नहीं कर रहे। बिल्कुल। ऐसी पार्टियां करती रहती है, मीटिंग चलती रहती है, ये होती रहती है, ये सब कुछ होती रहती है, इससे कुछ नहीं होने वाला। अरे यार, कुछ होने वाला या नहीं होने वाला, आप अपना जो आपका जो है उसका भविष्य के बारे में बताइए। जो आपके पास जो चीज आई हुई है सामने, उसको एक्सप्लेन कीजिए। इससे पहले कि सिर्फ उद्घाटन करते रहो और फोटो खिंचवाते रहो और बातें करते रहो। जनता को तो बताओ। आपने अगर 25 लाख का आंकड़ा बार बार सामने आ रहा है, उसको क्लियर करो। 25 लाख कहां से आ गया ये? बिल्कुल। हम हैरान ये है कि तरुण चुग जो जनरल सेक्रेटरी है पार्टी के, वो भी इस विषय पे इनको नहीं कह रहे कि भाई आप मीडिया को बुलाइए, आप लोगों में घर घर जाके इसको अलग अलग तरीके से इसको खुलासा कीजिए। हाँ, और इनके पास इतना बड़ा कैडर आ रहा है का, जो घर घर जाके हर चीज बता सकता है। शायद इसलिए तरुण चुग को यहाँ से बाहर निकाला। केवल कैडर नहीं है, हाँ। ये धन बल हर तरीके से सक्षम है और इनको ये काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन असली जो मुद्दा है, या तो ये इंतजार कर रहे हैं कि भैया इसका बवाल लंबा पड़े और हम इसका फिर पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश करें। सबसे बड़ी बात है कि जम्मू के लोगों को ये समझना चाहिए कि जम्मू बैटलफील्ड न बने। बिल्कुल। ये कहीं ये ना हो कि जो बॉलिंग हो और बैट्स खेले जाए, जो यहाँ के उसको ग्राउंड बना ली जाए। क्योंकि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब बम बम बोले मूवमेंट चली थी, तब भी गुलाम नबी आज़ाद की सरकार थी और पीडीपी के साथ सरकार थी। आखिरकार जो ऑर्डर निकाला वो वापस लेना पड़ा। 2 महीने से ज़्यादा समय तक जम्मू एकदम कहा जाए बिल्कुल होल्ड अप रहा, कोई गतिविधि नहीं, आर्थिक गतिविधियां सब बंद हो गई। तो हमें अतीत की ओर भी देखना है कि ये ना हो कि कश्मीरी जो नेतृत्व, हम उनके खिलाफ नहीं है, हमको बायस नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब आपको बड़ी बड़ी परियोजनाओं के लिए, बड़े बड़े विकास कार्य के लिए, नेशनल हाईवे बनाने के लिए बाहरी राज्य के श्रमिक, तब आपको बुरे नहीं लगते? तब तो कहते हैं जी क्या ग्रेट काम किया, क्या खूबसूरत सड़कें बनी हैं, पुल बने हैं, सुरंगें बनी हैं। ये सब बाहरी राज्य के लोग कर रहे हैं। और जब उनको एक वोट देने का अधिकार आती है, तब आप गोलबंदी शुरू कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि आप जिस तरह डोमिसाइल के लिए 15 साल समय तय किया, अब समय तय कर दीजिए। ये इतनी बड़ी सियासत बवाल मचाने की जरूरत क्या है? जब उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 2-4 दिन पहले, उसमें सुझाव देते ना, वही बात होती सारे, उसमें सुझाव देते। आपको इतने बड़ा हल्ला मचाने की जरूरत नहीं थी। तो हम समझते हैं ये इनके कवायद है। जाहिर है कि चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज हैं और पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिटिकल मकसद के लिए ये कवायद करती हैं। और फारूक अब्दुल्ला चूँकि गुपकार अलायंस के प्रमुख हैं, महबूबा मुफ्ती उप प्रमुख हैं, और जो कश्मीर से लोग आए और जो जम्मू से जो लोग आए, तो हम समझते हैं कि इस पे ये विषय इतना सहज नहीं है कि आप ऐसे खेल लेंगे बॉल पे। ये बॉल के साथ लपटें भी लगी हुई हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं इसका बैकफायर ना हो। तो हम समझते हैं कि इस पे राज्य प्रशासन को भी, केवल बीजेपी नहीं, केवल ये लोग नहीं, राज्य शासन को भी इसको बड़ी प्रमुखता से लेकर इस विषय को डिफ्यूज करना पड़ेगा और ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा। जो 25 लाख की चर्चे हो रहे हैं लगातार, आखिर ये 25 लाख का आंकड़ा बाहरी राज्यों का कैसे बन रहा है, ये बताया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और जबकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कह चुके हैं कि जो 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं, सन ऑफ सॉइल है, बच्चियां हैं, उनके वोट बन रहे हैं। ये नहीं 25 लाख कोई बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से उठ के आ जाएंगे, देश के उड़ीसा वगैरह से उठ के आ जाएंगे। ये तो अपना वोट वहां कैंसिल करवाना पड़ेगा ना। वोट कैंसिल, एक ही वोट पड़ेगा ना। हमारा तो आधार कार्ड उससे कनेक्ट होगा। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, ये तो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत चल रहे हैं। हम जो सबको दिख रहा है, कोई छुपा नहीं है, लेकिन ये है कि जो दूसरे प्लेयर हैं, बीजेपी है खास तौर से, उसकी जिम्मेदारी बनती है, तुम यहाँ से लेकर दिल्ली तक सत्ता में हो, इसको क्लैरिफाई करिए। एक नहीं 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, बिल्कुल बिल्कुल, डोर टू डोर कन्विंसिंग करिए, तमाम माध्यमों का इस्तेमाल करिए कि भैया ये जो हल्ला मच रहा है, ये हल्ला नहीं, असलियत ये है। अगर नहीं आप कर सकते तो क्या आपकी खामोशी को इन्हीं की बात की समझ लें? इसका मतलब यही हुआ ना कि आप उनकी बातों को चुपचाप एंडोर्स करने में लगे हैं।
इसका मतलब ये है कि आप उनकी बातों को तवज्जो दे रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो आने वाले दिन में देखो, आज जिस प्रकार से मीटिंग हुई है, सवाल लाजमी तौर पे लोग हैरान होंगे कि ऐसे ऐसे चेहरे बैठे थे साथ में, जो चेहरे कल तक किसी को देखना पसंद नहीं करते थे, बल्कि बड़े तीखे बयान दूसरे के खिलाफ चलते रहे, वो चेहरे भी वहाँ मौजूद थे। तो अब देखेंगे आने वाले समय में देखेंगे। अब मीटिंग खत्म हो चुकी है, हाँ। जो ऐसे चेहरे हैं उनसे भी बात करेंगे करेंगे उनसे बात करके न्यूज़ लाइन का जानना वर्षन लेने की कोशिश चाहेंगे, करेगी। हाँ, बिल्कुल कि उनकी राय क्या है, वहां जाकर उन्होंने क्या बोला क्या नहीं कहा। बिल्कुल। अभी चूंकि एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जो स्थिति बनी डॉक्टर हुई है, फारूक अब्दुल्ला ने जो वो बयान किया, हमने देखी और सामने लाई बिल्कुल। है। सीजी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज एक प्राइवेट चैनल में प्रोग्राम में था, उसमें जी। बताया कि 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर का निर्माण कार्य जो है बहुत बड़ा है। उनके ऊपर बहुत से सवाल किए गए, उन्होंने हर प्रश्न का उत्तर दिया और हर प्रश्न में यही कहा कि जम्मू कश्मीर तरक्की की पथ पर है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि उपराज्यपाल बेसिकली पॉलिटिकल आदमी हैं, बड़े सूझबूझ वाले हैं और उनको मालूम है कि सवाल का क्या जवाब देना है। और वो फैक्चुअल बात कर रहे थे, उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स पड़े थे, एक एक करके बता रहे थे किस तरह 5 अगस्त 2019 को जब ये टूटी तो उसके बाद क्या हालात बने और क्या क्या विकास कार्यों में तेजे, नए जम्मू कश्मीर की जो परिकल्पना है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, उनको कोट करते उनकी तारीफ़ की है ज़बरदस्त। कहा कि किस तरह से यहाँ निर्माण कार्य चल रहे हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, सड़कें बन रही हैं, लेन बन रही हैं, उसके अलावा एम्स बन रहे हैं, आईएम बन रहे हैं, बड़ी चीज़ें बन रही है जो 2019 के बाद नरेंद्र मोदी जब सरकार में 2014 में, उसके बाद जो जो सेंटर की स्कीमें हैं। लेकिन बात फिर वहीं आती है कि स्टेट बीजेपी की जो भूमिका है वो बड़ी मिस्टीरियस सी लगती है। और गवर्नर साहब ने ये भी कहा कि कुछ लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन वो ये देखें कि जो लोग मारे गए कश्मीर में, चाहे वो किसी रूप में मारे गए, और जो वहाँ का ये अलगाव और आतंकवाद को पनपा रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे, छुपे रूप से, उनके बेटे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं और कहाँ रहते हैं, किन हालात में रहते हैं, ये गरीबों के बच्चे मरे हैं। तो उन्होंने कंपैरिजन करके बताया कि जो अलगाववाद और आतंकवाद की राह पे बच्चे धकेले जा रहे हैं, वो धकेलने वाले जो लोग हैं, साजिशकार हैं, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं और इनको भावनाओं में भड़का गुमराह करके इनको गलत रास्ते पे डाला जा रहा है। और मैं उमर अब्दुल्ला की बात देख रहा था, उमर अब्दुल्ला क्या बोल रहे हैं। उमर अब्दुल्ला बेसिकली हमने कई बार देखा है कि उनके बयानात जो हैं बड़ा कन्फ्यूज़न से भरे होते हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये बॉल वो सामने वालों को हिट कर रहे हैं, खुद को हिट कर रहे हैं, बैकफायर भी कई बार होता है। तो उमर अब्दुल्ला ने कहा जी मेरे यहाँ एक नेता थी और उनको सिक्योरिटी नहीं मिली, मैं दिला नहीं पाया, बीजेपी में चली गई, ये वो। भाई जब एक चीफ मिनिस्टर अपने ही किसी कार्यकर्ता को सिक्योरिटी नहीं दिला सकता तो बाकी कार्यकर्ता क्या होंगे। सबसे बड़ी बात है कि आप जब सत्ता में रहे, आपके तो इतने काम कारनामे हैं, JKCA का घोटाला ईडी देख रही है, CBI देख रही है। ये अलग बात है कि डोर दिल्ली तक है, जब साथ साथ चलेंगे तो डोर ढीली पड़ेगी, नहीं चलेंगे तो खींच ली जाएगी। तो ये बड़ी सी बातें हैं। लेकिन एलजी साहब ने बड़ी क्लियर बात है कि 30,000 से अधिक जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सरकार के साथ, प्रशासन के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बाइकाट किया है, जो नहीं है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त, बिल्कुल वो ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने ये भी देखिया, उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी आई है। जो विलेज डिफेंस कमेटी का चुनाव है, VDC जिसे बोलते हैं, वो एक आखिरी जो सीढ़ी पे खड़ा है, जो गांधी का सपना था। हालांकि इस पूरी योजना को कहा जाए पंचायती राज को स्वर्गीय राजीव गांधी लाए थे, उनका ही ये अथक प्रयास था कि उन्होंने इसको एक शक्ल दी और उनका सपना था, उनका बड़ी मेगा परियोजना थी ये राजीव गांधी की। तो मैं समझता हूँ कि उसको आगे बढ़ाया गया और एक लास्ट सीढ़ी पे खड़ा जो आदमी, गाँव का आदमी, उसको भी मुख्तियारी देने, खुद मुख्तियारी देने की बात कही है, तो उसका जिक्र किया। और वास्तव में उपराज्यपाल ने बड़े क्रिस्टल की तरह चीज़ें साफ तौर पर पारदर्शी तरीके से कही हैं। आरोप लगाने तो आरोप लगाएंगे, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष बड़ी मजबूती के साथ पेश किया। जी, जम्मू यूनिवर्सिटी में जो एसोसिएट प्रोफेसर चंद्रशेखर है, उन्होंने कथित तौर पर आत्महत्या की बात कही जा रही है, लेकिन अब प्रश्न ये उठ रहा है कि उनका जो उनको इंसाफ कब मिलेगा, उनके ऊपर जो पर्दा है कब उठाया जाएगा मौत के ऊपर। वहाँ स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया है, उसकी वाइफ ने भी इस बात को लेकर कहा है ये किस तरह पॉसिबल है एक ही दिन में 28 लड़कियाँ उसके विरुद्ध में एक्शन ले। मांग हुई है, मांग के ऊपर SIT भी गठित की गई है
लगता है एसआईटी अब जल्दी ही इस पे कार्रवाई करेगी। देखिए, वही सवाल जो आप बता रहे हैं, यही सवाल अब उठने शुरू हो गए हैं कि जो आदमी 15 साल से वहाँ सेवाएं दे रहा था अपनी, और मनोविज्ञान के प्राध्यापक थे, और कहा यह भी जाता है कि उन्होंने वो मनोविज्ञान के जो प्राध्यापक होते हैं वो तो तमाम तरह के अवसाद से, दुख तकलीफ से बाहर निकालने का रास्ता बताते हैं। वो शख्स कैसे कर सकता है आत्महत्या? उसको इस कदर मजबूर किया गया। और जिस जो यौन शोषण की शिकायत की गई हैं एक भारी तादाद में, 15 साल में क्यों नहीं इतनी शिकायतें हुई? अचानक दिन क्यों हो गए? जबकि उनकी प्रमोशन होनी थी। प्रमोशन, और कहा जा रहा है जो मौजूदा एचओडी हैं, ये भी सवाल खड़े होते हैं कि उनसे भी इंट्रोगेशन की जानी चाहिए, कि हो सकता है उनका कोई और पसंदीदा व्यक्ति हो जिसको बनवाना चाहती हो, जो रिटायरमेंट उनकी नज़दीक है। तो ये भी आशंका जाहिर की जा रही है, क्या ये कोई बड़ा गेम प्लान था? और चूँकि सब जानते हैं कि जम्मू विश्वविद्यालय हो, इसमें बाहरी राज्यों के बड़े प्राध्यापक, काबिल अध्यापक आते हैं, और आज की बात नहीं, शुरू से तो महाराजा साहब के समय से ये सब परंपरा चलती आ रही है। और एक काबिल, एक कम उम्र, 42 साल 43 साल क्या उम्र होती है, 2 साल की फिर एक इतने पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं और आत्महत्या करना एक बहुत ही दूर की बात होती है। इसमें बहुत बार सोचा जाता है बिल्कुल कि इसको करने से पहले कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, बिल्कुल आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, हर चीज को सोचना पड़ता है। बड़ी पीड़ा, अनपढ़ आदमी तो थे नहीं, बड़ी पीड़ाजनक से। उनके भाई एडवोकेट हैं, वो हो सकता है पोस्टमार्टम हो गया। ये भी कहा जा रहा है कि वाइस चांसलर और जो डीन हैं उनसे भी एसआईटी पूछताछ कर रही है। लेकिन एक पक्ष ये भी आशंका जाहिर कर रहा है कि अगर एसआईटी में उसी मानसिकता के लोग होंगे, कहीं ये ना हो कि ये मामला कहीं अनसुलझा ना रह जाए, इस प्रकार की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। तो हम समझते हैं चूँकि वो मेरठ के मूलतः रहने वाले थे और दलित समुदाय से, इसलिए यहाँ पर बहुत से दलित संगठनों ने, ओबीसी संगठनों ने प्रदर्शन भी किया। जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो किसी भेदभाव से, जातिवाद से उठकर, हाँ, मैं वही कहने जा रहा हूँ कि जो जम्मू यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन है, उसके प्रोफेसर हैं श्रीवास्तव, अपर कास्ट के हैं, ठीक है। उसके अलावा जितने छात्र हैं उसमें हर कास्ट का स्टूडेंट है। उनके लिए गुरु है, उस्ताद है। वो अपने उस्ताद की इस तरह की मौत को लेकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो लेकिन ये है कि कई बार उपले लेवल पर कहते हैं, ये भी कहा गया है कि जम्मू विश्वविद्यालय में आज की बात नहीं, पुराने अरसे से लॉबी सिस्टम चलता आ रहा है। एक लॉबी इतनी स्ट्रांग है, वो जिसको चाहती है उसको बनवा देती है। आखिर वो लॉबी कौन है, कौन उसके सिरमौर है, कौन उसकी डोरें किसने पकड़ रखी हैं, इसकी भी सिट को जांच करनी चाहिए। और लोग सिट के पर इसलिए एक पक्ष इसलिए भरोसा नहीं कर रहा चूँकि सब चीज़ें लोकलाइज हैं। वो इसलिए चाहते हैं सीबीआई जब जांच करेगी उसमें बहुत से रहस्य उद्घाटन, केवल इस मामले की नहीं, और जो पुराने कई मामले हैं उनसे भी पर्दा उठेगा। तो पीपी न्यूज़ लाइन यही चाहेगा कि ये जो अभी पर्दा बना हुआ है, रहस्य बना हुआ है, इस पर जल्द से जल्द इससे खुलासे हों और पता चले कि आखिर ऐसा होनहार एसोसिएट प्रोफेसर चंद्रशेखर क्यों मजबूर हुआ फंदा लगाने के लिए। और कहा जा रहा है कि जब उसको सस्पेंशन का ऑर्डर दिया उसके कुछ देर बाद ही उन्होंने कमरा बंद किया और फंदा लगा लिया, ये कहा जा रहा है। शुरुआती तौर पर जो यहाँ के जम्मू जिला के पुलिस कप्तान हैं चंदन कोहली, वो भी ये कह रहे हैं शुरुआती तौर पर ये मामला उसका लग रहा है सुसाइड का। लेकिन जांच जब होगी तो बहुत सी चीज़ों में खुलासे भी हो सकते हैं। ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार।